एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, इनकम टैक्स। नाउ मैं स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक आज हम नहीं करेंगे। मैंने पूरा जो सिलेबस था वो चेक किया था और उसमें जो सबसे छोटा एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक था वो था एग्रीकल्चरल इनकम। तो ये काफ़ी छोटा टॉपिक है एंड काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। सो आज हम इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे एंड इसके बाद हम लोग अनदर एक जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है हमें, दैट इज डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू सेक्शन 80U। मैंने पूरा एक फ्लो चार्ट बना रखा है उसमें, और मतलब आपको याद करने पड़ेंगे कि सपोज सेक्शन 80C है तो उसमें आपको किस हेड के अंदर मिलेगा। 80GG है तो उसमें जैसे रेंट के लिए आपको डिडक्शन मिलता है, तो काफ़ी सारे हैं अराउंड आपके। जो एक पार्ट है पेमेंट वाला, उसके अंदर एक है जो कि आपके 15 है, 15 हेड्स है, और एक दूसरा पार्ट है इनकम बेस्ड वाले में, उसमें आपके 5 हेड्स है। तो टोटल आपका ये 20 हो जाता है। ओके, सो 20 आपको जो डिडक्शंस हैं वो आपको याद करनी पड़ेंगी सेक्शन वाइज सेक्शन, और हर चीज़ में आपको ये भी याद करना पड़ेगा कि लिमिट क्या है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस जो हैं वो पहले भी आ चुके हैं। और अब तो क्योंकि उन्होंने सिलेबस ही आपका काफ़ी वाइडर एक स्कोप दे दिया है पूरा इनकम टैक्स का भी, तो आपको करना पड़ेगा डिडक्शंस भी। तो इनकम टैक्स, सी हमें क्या लगता है जब भी हम इनकम टैक्स की बात करते हैं तो हमें लगता है कि इनकम टैक्स एक पर्सन पे करता है। पर अगर आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके चेक करोगे कि पर्सन कौन होता है, तो वहाँ पर सिर्फ लिविंग बीइंग्स ही नहीं आते हैं। अगर आप इनकम टैक्स में एक पर्सन की बात करते हो तो वो काफ़ी एक वाइडर एस्पेक्ट्स में आपको बात कर रहे हैं। वो एक छोटा सा ये नहीं बोल रहे कि हाँ जी एक लिविंग थिंग है, मिस्टर राम श्याम जो भी उनके नाम है वो एक पर्सन है। यहाँ पर लार्जर स्कोप है, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि पर्सन कौन होता है, क्योंकि ये पूरा जो इनकम टैक्स है उसमें एक पर्सन टैक्स पे कर रहा है, तो अब वो पर्सन है कौन, सबसे पहले हमें ये देखना ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट विथ अवर वीडियो नाउ। यस, सो सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हु इज़ अ पर्सन। तो अगर आप देखोगे तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 डिफाइन करता है पर्सन को। तो पर्सन क्या क्या इंक्लूड करता है, सबसे पहले एक इंडिविजुअल। नाउ हु इज एन इंडिविजुअल, एक लिविंग थिंग, मिस्टर राम श्याम आप मैं जो भी एक इंसान है वो क्या हो जाएगा, एक इंडिविजुअल। उसके अलावा जो सब क्लॉज 2 है, ये जो आपको दे रखे हैं ना 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्लॉजेज हैं। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल पर्सन है, क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एच यू एफ भी आपका एक पर्सन है, तो मतलब कि अगर एच यू एफ है आपकी और आप भी कुछ इनकम अर्न कर रहे हो तो एक एच यू एफ को भी इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। आफ्टर दैट वी हैव अ कंपनी, सब क्लॉज 3 जो बताता है। देन यू हैव अ फर्म, फर्म क्या हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म, वो भी आपकी पर्सन ही मानी जाएगी। देन फिफ्थ पॉइंट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस, एओपी, और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, बीओआई। वेदर अभी वो इनकॉर्पोरेट हुए हैं या नहीं है, वो सब क्या होंगे आपके पर्सन में, आप उसको काउंट करोगे। उसके बाद कोई भी जो आपकी लोकल अथॉरिटी है वो भी एक पर्सन है, and every artificial judicial person not falling within any of the preceding sub clauses। तो इसके अलावा भी अगर कुछ बच जाता है, अभी कोई ऐसा एक कोई एंटिटी बच जाती है या कोई ऐसी पर्सन बच जाता है जो कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है और जिसमें जिसको लॉ ने बनाया है, तो और वो अभी जो है पीछे के हमने 6 क्लॉजेस डिस्कस किए हैं इसमें नहीं आया है, तो वो भी एक पर्सन ही होगा इन द आई ऑफ इनकम टैक्स लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने काफ़ी इजी वे में लेके चला है, छोटा सा चैप्टर है बिल्कुल, पर इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, सो सेक्शन, ओके लेट मी जस्ट क्लियर दिस। ओके, सो यस वी हैव एग्रीकल्चरल इनकम। तो एग्रीकल्चरल इनकम कहाँ पे आता है आपका, सेक्शन 10।
ओके। नाउ सेक्शन 10 जो है आपका, उसका जो क्लॉज 1 है, वो आपको बताता है एग्रीकल्चरल इनकम। नाउ जो हमें पता है, हमें ये पता है कि कुछ एग्जेम्पशंस होती हैं और कुछ डिडक्शंस होते हैं। एक बार ये क्वेश्चन आया है कि डिफरेंस बिटवीन एजम्पशन सॉरी एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शन क्या होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए एग्जेम्पशंस की जब हम बात करते हैं ना, तो जब हम टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, तो जो हमारी एक स्टेटमेंट एट दी एंड बनती है ना, जहाँ पे हम अपना टैक्सेबल इनकम निकालते हैं पूरा, उस वाली स्टेटमेंट के अंदर जो आपके एग्जेम्पशंस थे वो कहीं नहीं दिखाई देते हैं। एग्जेम्पशंस आपके जब एक सेपरेटली आप हर एक हेड की इनकम निकालते हो ना, वो तभी आपका हट जाता है। तो जो मेन आपकी जो टैक्स की इनकम टैक्स स्टेटमेंट होती है, उसमें वो नहीं दिखाई देगी एग्जेम्पशंस। वेयर एज जो डिडक्शंस होंगी आपकी, जब आप जैसे आपका इनकम अंडर सैलरी आया 1 लाख रुपीज, इनकम अंडर प्रोफेशन आया समथिंग समथिंग इस तरीके से, उसके बाद आपने क्या लिखा, टोटल टैक्सेबल इनकम। उसके बाद आप क्या करोगे, अपना जो डिडक्शंस हैं उसमें उनको लेस करोगे, तो जो आपकी स्टेटमेंट है उसमें डिडक्शंस जो है आपकी वो दिखाई जाती हैं। ओके। और जो डिडक्शंस हैं उनकी कुछ लिमिट भी होती है कि भाई इतने से इतना होगा, और कुछ मतलब कुछ स्कोप होता है कि भाई यहाँ तक के लिए है, ये इस चीज के लिए है, अगर 2 चिल्ड्रन है तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ऐसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी वहाँ पर चलते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, दैट इज व्हाई आई एम डिस्कसिंग दीज थिंग्स। ओके, सो हम एग्रीकल्चरल इनकम की बात कर रहे थे। तो सबसे पहली ही जो लाइन है वो हमें कहती है कि एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्टेड मतलब इसको हमें लेना ही नहीं, इसको तो हमें देखना ही नहीं है, ठीक है, अंडर सेक्शन 10। तो जिस चीज को हमें देखना ही नहीं है उसको हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो एक टर्म होता है ब्लैंकेट एग्जेम्पशन। ब्लैंकेट एग्जेम्पशन क्या होता है आपका, कि मान लो मैंने बोला सपोज हमने एग्रीकल्चर इनकम का ही नाम लिया, एग्रीकल्चर इनकम। अगर एग्रीकल्चर इनकम ब्लैंकेट एग्जेम्पशन में आती ना, तो आप फिर उसको नहीं देखते, मतलब कि जितनी भी इनकम है, चाहे आप 5,000 कमा रहे हो, चाहे आप 1 लाख कमा रहे हो, वो सारी की सारी आपको साइड में कर देनी है, वो आपकी किसी भी कैलकुलेशन में कहीं पे भी यूज नहीं आएगी। बट व्हेन वी टॉक अबाउट एग्रीकल्चरल इनकम, वो एग्जेम्प्टेड तो है, पर उसमें भी ना हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। तो यहाँ पे कोई ब्लैंकेट एग्जेम्पशन नहीं मिला है आपको कि आपने देखा अरे एग्रीकल्चर इनकम, चलो इसको तो अनदेखा करके चलते बनो। ऐसा नहीं है, आपका बहुत अच्छे से पागल बनाया जाएगा। यहाँ पे कहा तो ये जाएगा एग्जेम्प्टेड है, पर आपको आगे चल के कुछ रेट्स याद करने पड़ेंगे, कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। तो कैलकुलेशंस तो हम यहाँ पे नहीं देखेंगे क्योंकि वो हमारे एग्जाम में नहीं आएंगी, पर कुछ रेट्स जो इन्होंने दे रखे हैं और जो कुछ कंडीशंस दे रखे हैं वो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इनकम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज करती है, ठीक है, इम्पोज टैक्स ऑन द एग्रीकल्चरल इनकम थ्रू टैक्स लॉस। तो अब ये है क्या, सी, इंडिया एक फेडरल कंट्री है, तो यहाँ पर जो टैक्सेस हैं, कुछ टैक्सेस हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करती है और कुछ टैक्सेस जो है हमारी स्टेट गवर्नमेंट लेवी करती है। और हमारा यहाँ का जो ज्योग्राफिक जो कंडीशंस हैं या फिर जो टेरेन है वो बिल्कुल अलग है। जैसे कि जो चीज़ें आपको केरला में देखने के लिए मिलेंगी वो आपको दिल्ली में देखने के लिए नहीं मिलेंगी। तो सब कुछ जो है ना बहुत ही ज़्यादा अलग 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 है, ठीक है। तो अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो उन्होंने तो कहा कि भाई एग्जेम्प्टेड है, बट स्टेट गवर्नमेंट के साथ ऐसा नहीं है। वो कुछ ना कुछ जो टैक्स है वो इम्पोज करती है, अपनी तरफ से कुछ छूट देती है, बट टैक्स जो है वो इम्पोज हो रहा है यहाँ पे। तो ये अगर आप देखोगे तो हर एक स्टेट का ना अपना अपना लॉ है, जिस भी तरीके से वो एग्रीकल्चर इनकम। तो सबसे पहली चीज कि भाई अलग अलग लॉस क्यों, तो सी, हर एक स्टेट जो है उनकी अपनी एक क्रॉप है, कि मतलब उस वाली पर्टिकुलर स्टेट के अंदर ये क्रॉप आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, ये वाली क्रॉप थोड़ा सा कम देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आप असम वगैरह की साइड जाओ तो वहाँ पे आपको टी प्लांटेशन ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। अगर आप पंजाब की साइड जाओगे, हरियाणा की साइड जाओगे, तो वहाँ पे आपको व्हीट एंड राइस का प्रोडक्शन ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर आप किसी और स्टेट में जा रहे हो तो वहाँ पे हो सकता है आपको कॉटन देखने के लिए मिले। तो हर और टाइप्स ऑफ सॉइल भी होती हैं। इसके अलावा किसी किसी का जो हार्वेस्टिंग सीजन होता है वो मई होता है या मार्च होता है, किसी का हार्वेस्टिंग सीजन सितंबर हो जाता है। तो हर एक स्टेट का ना अपना अपना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बोला भाई जब तुम्हारा सब कुछ अपना अपना ही है तो टैक्स भी
जो है तुम वो अपने अपने हिसाब से लो, हम उसमें पंगेबाजी नहीं करेंगे, आपको जो सही लग रहा है आप वो चीजें जो है वो करो। तो हमारे पास ये जो लॉज थे, जैसे हमारे पास थी एक बंगाल इनकम टैक्स 1944, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ठीक है। ये जैसे मैंने बोला ना कि अपना अपना स्टेट का लॉ होता है, वैसे ही सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे आप इसको देख लो, डिटेल में मत जाओ। महाराष्ट्र का भी अपना एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स है जो 1962 में आया था। नाउ अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट वाली कि एग्रीकल्चरल इनकम होती क्या है। तो वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है, जो इनकम एग्रीकल्चर से आएगी वो होगी एग्रीकल्चरल इनकम। पर इतना इजी नहीं है, इतना इजी होता तो इम्पोर्टेंट थोड़ी ना होता और ना ही इतनी बुक में दे रखा होता। ओके, तो जो आपका सेक्शन 2 है, 21A बताता है आपको कि मीनिंग क्या है एग्रीकल्चरल इनकम की। तो एग्रीकल्चरल इनकम क्या हो सकती है? रेंट हो सकता है, रेवेन्यू हो सकता है, डिराइव्ड फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया, इसको ध्यान से पढ़ो, सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। तो एग्रीकल्चरल इनकम क्या होगी? कोई रेंट या फिर कोई रेवेन्यू आपने रिसीव किया है एक लैंड पे से, जो कि कहाँ सिचुएटेड है? इंडिया में सिचुएटेड है। आपको कंफ्यूज करने के लिए वो ये बोल सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर इनकम, कोई इंसान मलेशिया में रहता है और मलेशिया में उसका लैंड है और वहां से इनकम यहाँ पर आ रही है, तो क्या वो टैक्सेबल होगी? वो टैक्सेबल नहीं होगी। सिर्फ कौन सी वाली टैक्सेबल होगी? फ्रॉम लैंड दैट इज सिचुएटेड इन इंडिया। ओके, एंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। तो एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए वो अगर यूज हुई है देन वो है। अब ये रेंट और रेवेन्यू क्या है? तो जब आप लोग 6th 7th 8th में कभी हुए होंगे, तब आपने पढ़ा होगा एक वर्ड, लैंड ओनर्स, स्मॉल फार्मर्स। तो लैंड ओनर्स क्या होते हैं? जिनका वो लैंड होता है। तो यूजली क्या होता है कि जो लैंड ओनर्स होते हैं वो अपनी जमीन पे खुद काम नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, वो काफी बड़े बड़े खेत होते हैं और वो किसी को रेंट पे दे देते हैं कि भाई ये वाला जो सीजन है इसमें आप हार्वेस्टिंग करो, और उसके बाद जो भी इसमें कमाई हो वो थ्रू कैश या काइंड जो भी है वो हमें दे देना। तो ये हो जाता है आपके पास रेंट की। उन्होंने क्या किया, जो भी फसल थी वो तो सारा वो लेके चले गए। ओके, और उन्होंने आपको जो आपकी जमीन थी उसका रेंट पे कर दिया। रेवेन्यू क्या हो जाएगा? मान लो आपने कहा कि हार्वेस्टिंग जो है, सब कुछ बीज बीज आप ही लाके दे रहे हो, और आपने कहा कि तुम सिर्फ यहाँ पे जो भी सोइंग का काम है, टिलिंग का काम है, और जो भी हार्वेस्टिंग तक मतलब एंड तक का काम है वो तुम लोग करो, मैं तुमको पैसे दे दूंगा। पर जितना भी ये आया है ना, वो सारा जब मार्केट में बिकेगा और इसको बेच के जो भी तुम्हारा आउटपुट था उसको बेच के जो भी जो भी तुम्हें पैसा मिला है वो सारा मेरा होगा, मतलब लैंड ओनर का होगा। तो इन दैट केस क्या हुआ कि ये आपको रेवेन्यू मिला, जो भी वहां पे आपने हार्वेस्टिंग वगैरह की थी उसका आपको पैसा मिल गया। तो रेंट भी हो सकता है एंड रेवेन्यू भी हो सकता है। उसके बाद क्या दे रखा है इन्होंने? इट मे बी इनकम derived from such land by agricultural operations। एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस क्या होते हैं? जब आप कोई भी जगह पे खेती करते हो ना, तो डायरेक्ट ऐसे बीज ले और फेंक नहीं दिए वहां पे, आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। जैसे कोई लैंड होगा तो पहले आप उसकी टिलिंग करोगे। टिलिंग में क्या होता है कि आपको जो सॉइल है उसको लूज करना होता है, कुछ इस टाइप से एक चीज होती है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, और वो मशीन से जोड़ दी जाती है। और फिर जो पूरा आपका फील्ड है उसको आप इससे करते हो, और जो सॉइल है उसको आप लूज करते रहते हो, उसके बाद जाके वो होता है। तो इनकम कहाँ से आ रही है? एग्रीकल्चरल ऑपरेशन से आ रही है, इंक्लूडिंग द प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। बी प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्या होता है? सी, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जो गेहूं आता है, जैसे हमारे घर पे जो गेहूं आते हैं वो छोटे छोटे से दाने होते हैं। पर क्या जब आप फील्ड पे जाते हो तो क्या वो दाने दाने आपको ऐसे नेचुरली ही मिल जाते हैं? नहीं, हमें ऐसे नहीं मिलते हैं। हम क्या करते हैं, पहले हमारे पास जो गेहूं है, जो भी उसका पौधा टाइप बड़ा सा, शायद से धान कहते हैं इसको हिंदी में, तो वो आता है
फिर आप उसकी थ्रेशिंग वगैरह करते हो, विनोइंग करते हो, और उसके बाद काफ़ी प्रोसेसेस के बाद जाके जो आपको वो जो छोटे गेहूं के दाने मिलते हैं वो आते हैं। तो ये क्या है, प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। एक और इसका एग्जांपल ले लो, जैसे कि राइस। राइस का बहुत अच्छा सा एग्जांपल है। तो राइस में क्या होता है कि आप क्या करते हो, पहले आपका पैडी आता है। पैडी क्या होता है, पैडी को एक्चुअली धान बोलते हैं। वो छोटा सा पेड़ होता है। अगर आपने डोरेमोन देखा होगा या निंजा हथौड़ी देखा होगा तो उसमें दिखाया था, ठीक है। उसमें क्या होता है कि पहले आप एक फील्ड में मतलब पूरा पानी भर देते हो, जो भी आपके नीज है, नी लेवल तक आप उसमें पानी भर देते हो और वहाँ पे छोटे छोटे पौधे लगा देते हो। तो जब वो पौधे कुछ इतने बड़े हो जाते हैं, उसके बाद आप उनको हटा के मेन फील्ड में लगा के आते हो, सो करके आते हो। तो ये भी आपका एक एग्रीकल्चरल ऑपरेशन है। तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये वाला जो काम है वो कोई और करके दे दे आपको और आप डायरेक्ट अपनी फील्ड में लगा लो। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो ये आ जाता है आपके पास एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस एंड प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। Raised or received rent in kind so as to render it fit for the market or sale of such produce। तो जो भी मतलब ये है ना कि आपने सेल करने के लिए आपने रेंट रिसीव किया है या फिर आपने अपने आप ये सारे काम किए थे, क्यों किए थे, ताकि आप मार्केट में उसको बेच सको चीज को और वहां से आप पैसे ले सको। तो अगर आप प्रोसेसिंग का भी काम कर रहे हो, ठीक है, सिर्फ चीज़ों को उगाना और उसको बेचा नहीं आपने, आपने उसको उगाया भी और आपने उसको इस तरीके से चेंज किया कि भाई वो मार्केट में यूज़ किया जा सके। जैसे कि अगर आप कॉफ़ी देखोगे तो हमारे घर के अंदर जो कॉफ़ी आती है वो तो बड़ा अच्छा सा एक पाउडर आता है ना ब्राउन कलर का, पर अगर आप रियल लाइफ में देखोगे ना तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, देखने में भी अच्छा नहीं लगता वो, ठीक है। ऐसे ही टी लीव्स का जो हमारे यहाँ पे आती है वो ब्लैक कलर की होती है, राइट, चाय पत्ती। वेर जब आप असम दार्जिलिंग जाके देखोगे ना तो वो लीव्स ही होती हैं। उसके बाद उसको प्रोसेस किया जाता है। तो कुछ लोग अपने आप ही प्रोसेस कर लेते हैं, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ प्रोसेसिंग का काम नहीं करते हैं, उनके अपने खेत भी होते हैं, वहाँ पे वो ग्रो भी करते हैं, प्रोसेसिंग भी करते हैं और सेलिंग भी करते हैं। तो ये जो पूरे प्रोसेस से अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो ये भी एग्रीकल्चरल इनकम ही होगा, फाइन। उसके बाद एग्रीकल्चरल इनकम डिराइव्ड फ्रॉम any building, farmhouse, or land utilized in connection with cultivation of agricultural produce। तो जब भी कोई बिल्डिंग पे, कोई फार्म हाउस पे या कोई लैंड जो है उस पे आपने पैसा कमाया है, कैसे पैसा कमाया है, जब आपने कल्टीवेट किया है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो जैसे मैं क्या करूँ, अपनी टेरेस पे जाके पूरी में ऐसे मिट्टी बिछा के मस्त पेड़ लगा दूँ, आलू टमाटर लगा दूँ और फिर जाके उसको मार्केट में बेचूँ कि भाई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, इसको ले लो। लोग बड़ी खुशी खुशी ले रहे हैं, मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है, बहुत प्रॉफिट हो रहा है मेरे पास। तो ये किस टाइप की इनकम होगी, ये भी एक एग्रीकल्चरल इनकम में ही आएगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कल्टीवेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कर रहे हैं। नाउ एक और एस्पेक्ट है इसका। मान लो कोई फार्म हाउस है या मान लो कोई, ये किसी का फार्म हाउस था, बेसिकली वहाँ पे आप लोग क्या करते थे कि खेती का काम करते थे, बट आपने क्या किया, किसी को रेंट पे दे दिया वो कि भाई तुम अपनी शादी का यहाँ पे टेंट लगा लो, मतलब खूब अच्छी से घास वास आपने उगा के रख रखी थी और आपने कहा कि ये जो है ना हमारा, वैसे तो हम यहाँ पे खेती करते हैं पर तुम अपनी शादी का टेंट यहाँ पे लगा लो। तो वो जो शादी का टेंट लगाया उसके लिए पैसा मिला आपको, तो क्या वो जो पैसा मिला है वो एग्रीकल्चर इनकम होगी? जस्ट थिंक, क्योंकि वो फार्म हाउस है, फार्म हाउस पे खेती होती है और उस खेती वाले लैंड से आपको पैसा मिल रहा है। तो ऐसी इनकम एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगी। नो नो नो, एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम वो ही होगी जो कि आपकी आ रही है फ्रॉम कल्टीवेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ठीक है। तो चाहे वो एग्रीकल्चरल ऑपरेशन से आए, प्रोसेसिंग से आए या फिर कल्टीवेशन से आए, जो इनकम आपकी एग्रीकल्चर से आएगी सिर्फ वो ही आपकी एग्रीकल्चर इनकम होगी। नाउ ये पॉइंट जो थे ना इनको दोबारा से रीड करना, तो मैं एक और बार रीड कर देती हूँ। तो पहला वाला क्या था कि रेंट एंड रेवेन्यू से कोई इनकम आ रही है और कोई लैंड से आ रही है आपके जो कि इंडिया में सिचुएटेड है, और जो
यूज हो रहा है सिर्फ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए या फिर पर्पसेस के लिए। उसके बाद कोई इनकम जो कि ऐसे एग्रीकल्चरल ऑपरेशन से आई है या फिर ऐसे लैंड से आई है जहाँ पे कि ये पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस हो रहे हैं आपके, जिसमें से कि प्रोसेसिंग भी आ जाता है आपका, या फिर कोई रेंट रिसीव हुआ है आपको इस तरीके का, तो वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम होगी। उसके बाद अगर कोई आपने फार्म हाउस, कोई बिल्डिंग या कोई लैंड आपने यूटिलाइज किया है इन कनेक्शन विथ कल्टीवेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, तो ऐसे कोई भी 3 केसेस होगा तो वो क्या होगा आपका एग्रीकल्चरल इनकम। नाउ ये जो पार्ट 3 है इसका, ये ना 3 था, मैंने यहाँ पे ऐसे ना हाइफेंस लगा रखे हैं, बट एक्चुअली ये ना ये 1 2 एंड 3 था, तो इन्होंने एक नोट दे रखा है पार्ट 3 के लिए। तो एज पर एक्सप्लेनेशन 3 2 section 2 subsection 1a, income derived from saplings or seedlings grown in a nursery shall be deemed to be agricultural income। तो ये क्या बीमारी है, अब ये बीमारी है कि सपोज आपने अपने जो खेत था उस पर डायरेक्ट कुछ चीज ग्रो नहीं की, ठीक है, तो आपने क्या किया, आप या तो सीड वगैरह बेचते हो, ठीक है, तो सीड बेचने के लिए सीड कहाँ से आएगा, पहले आपको एक पौधा ग्रो करना पड़ेगा ना, या फिर जितनी भी ये नर्सरी है वो क्या करते हैं, जो पौधे हैं उनको छोटा छोटा ग्रो कर देते हैं और फिर उनको मार्केट में बेच देते हैं। तो ये वाली इस टाइप की भी कोई इनकम होगी ना, तो वो भी आपकी एग्रीकल्चरल इनकम ही होगी। नाउ जो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है, क्या वो सिर्फ कैश हो सकती है, क्या वो सिर्फ काइंड हो सकती है, तो यस वो कैश भी हो सकती है और वो काइंड भी हो सकती है। नाउ व्हाट इज कैश एंड व्हाट इज काइंड। कैश, पिस्सा आया, दैट मीन्स कि कैश, पैसे की जगह पे आपको उसने गेहूं ही पकड़ा दिए कि लो भैया गेहूं ले लो, तो वो भी एग्रीकल्चरल इनकम ही होगी। ओके, तो दिस इज योर कैश एंड काइंड। तो आपने दो वर्ड्स सुने होंगे, कल्टीवेटर एंड लैंड होल्डर। लैंड होल्डर जिसका लैंड है वो बड़ा सा, कल्टीवेटर जो उस पे गेहूं उगा रहा है, रेंट पे भी ले लेते हैं लोग, कुछ लोग रेंट पे लेते हैं, कुछ लोग काम करने के लिए आ जाते हैं, तो वो सब क्या है, वो कल्टीवेटर है। लैंड होल्डर जिसका वो लैंड है। तो जो मेन चीज मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी कि हमारा पढ़ हम क्यों रहे हैं इसको एग्रीकल्चर इनकम को, क्योंकि यहाँ पर जो एग्जेम्पशन है वो ब्लैंकेट एग्जेम्पशन नहीं है। ओके, यस। नाउ अब यहाँ पे इन्होंने ना, ये मैंने एक बुक से लिया है, मैं पूरा बुक का नहीं ले सकती हूँ क्योंकि कॉपीराइट इशू होता है, तो मैं अपने नोट्स बनाती हूँ, और जहाँ पे मुझे दिखता है कि बहुत ज़्यादा लिखने वाला काम है या फिर वो एज इट इज़ आपको पढ़ना चाहिए, वो वाला मैं फोटो क्लिक करके डाल देती हूँ। तो ये इनकम टैक्स की ही एक बुक है जो कि बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट यूज करते हैं। जो इनके ऑथर हैं वो है डॉक्टर ग्रीश आहूजा, ठीक है, तो ये उसी का एक छोटा सा पार्ट है। तो एग्रीकल्चर में क्या आ जाता है आपके पास, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एर्बोरिकल्चर, silviculture. It would include the raising of groves, plantations, raising of grass or pastures. It would extend to cultivation of all commodities of food value like sugar cane हो गया, कॉफी हो गया, मैंगो हो गया, या फिर कोई आर्टिस्टिक और डेकोरेटिव वैल्यू है इसकी, फ्लावर्स, क्रीपर्स, या फिर कोई हाउसिंग वैल्यू है, बम्बू, टिम्बर वगैरह वगैरह। तो अब जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, ये आप ध्यान से सुन लो, एग्रीकल्चर इनकम वुड cover only those incomes which are derived by human effort। तो ये human effort क्या है, मान लो कि कोई जंगल था, वहां पे नेचुरली ही बहुत सारी घास जो थी वो उगी हुई थी, आप गए, आपने वो सारी घास काटी, काट के आपने वो किसी कंपनी को बेच दिया, किसी ऐसे इंसान को बेच दी जिसके पास काफी सारे कैटल्स थे, और उसको वो जो आपने घास बेची उसको बेच के आपके पास पैसे आए, तो क्या ये एग्रीकल्चरल इनकम होगी, नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी।
एग्रीकल्चरल इनकम सिर्फ वो इनकम होगी जहाँ पे कि ह्यूमन एफर्ट्स लगे हों, या तो आपने खुद ने एफर्ट्स लगाए हों या फिर किसी से आपने खुद ने कहा हो कि भैया तू मेरे लिए घास लगा, मैं इसको बाद में ले जाऊंगा मार्केट में बेचने के लिए। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी ना, सिर्फ तभी वो एग्रीकल्चरल इनकम होगी जो नेचुरली अपने आप ग्रो हुआ है, वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगी। जैसे मान लो वो जंगल था या कोई पैस्चर लैंड था, वहां पे पहले खूब सारी घास थी, आपने वो जो सारी घास थी वो काट कूट के बेच दी। ओके, तो जब तक वो नेचुरली ग्रो हो रही थी और आप उसको काट रहे थे, आपको कोई इनकम, वो आप एग्रीकल्चर इनकम के हेड में नहीं आएगी। बट सपोज वो जितनी भी घास थी अब वो सारी खत्म हो गई, अब जो उस पे घास ग्रो हो रही है वो आप ग्रो कर रहे हो, आप पानी दे रहे हो रोज, आपने सीड्स लगाए, जो भी किया सारा आपने किया, तो वो सेम लैंड पर जो घास है ना, वो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम हो जाएगी। ओके, तो एग्रीकल्चरल इनकम होने के लिए आपके जो एफर्ट्स हैं वो लगने जरूरी है। तो एग्रीकल्चरल इनकम में सब कुछ आ जाएगा, चाहे वो खाने पीने की चीज हो जो कि आपकी प्लांट्स से ड्राइव हो रही है, या फिर फूल पत्तियां हो डेकोरेशंस के लिए जो यूज हो रही है, या फिर घर बनाने के लिए जो हम टिम्बर बम्बू ये सब यूज करते हैं वो सब हो। तो जो भी चीज है वो सारी की सारी आपकी एग्रीकल्चर में आ जाएगी अगर वो आप खुद ग्रो कर रहे हो। ठीक है, अगर वो आप नहीं ग्रो कर रहे हो और वो नेचुरली, जैसे कोई बड़ा सा साल का पेड़ या टीक का पेड़ ऑलरेडी किसी जो फॉरेस्ट था वहां पे था और आपने वो काटा और आपने उसको मार्केट में बेचा, पैसे कमाए, तो वो नेचुरली ग्रो हुआ था ना, आपने उसमें कुछ भी नहीं किया, तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा। नाउ यहाँ पे इन्होंने पूरा ना एक अच्छे से दे रखा है, कुछ 8 इन्होंने हेड्स दे रखे हैं, या फिर 8 आप इनको कह सकते हो कि आपको बता रखा है कि कौन कौन सी इनमें से एग्रीकल्चरल इनकम होती है, क्योंकि अभी हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। ये नॉन एग्रीकल्चरल इनकम क्या होती है अभी डिस्कस करेंगे, जस्ट अ मिनट। ओके, तो सबसे पहले इनकम फ्रॉम टोडी इज एग्रीकल्चरल इनकम when it is received by the actual cultivator of the trees। तो जिसने एक्चुअल में कोई ट्री या कोई प्लांट कल्टीवेट किया है वहां से कोई इनकम आ रही है आपकी, तो वो एग्रीकल्चरल इनकम होगी। उसके बाद where the owner himself performs slaughter tapping and then sells the rubber। Okay, so just give me a minute। Okay, so where were we? Yes, we were at where the owner himself performs slaughter tapping and then sells the rubber। तो वहां पे भी वो इनकम होगी, एग्रीकल्चरल इनकम। तो ये स्लॉटर टैपिंग क्या होता है? स्लॉटर टैपिंग एक तरीके से ना एक पुराना तरीका है जहाँ पे कि आप खुद लार्ज क्वांटिटीज में पेड़ों पे से लेटेक्स निकालते हो और उस बाद में वो जो लेटेक्स है वही रबर बनती है। तो यहाँ पे क्या है कि वो जो ह्यूमन बीइंग है वो खुद जा रहा है, खुद जो भी काम, मतलब जैसे भी जिस भी तरीके से वो लेटेक्स निकाली जाती है वो कर रहा है, और उसके बाद वो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है। ऐसे ये जो ये था इनकम फ्रॉम टोडी, टोडी क्या होता है? अगर आप बिहार वगैरह या फिर यूपी के कुछ गांव में जाओगे ना, तो वहाँ पे एक खजूर का पेड़ होता है। ठीक है, उस खजूर के पेड़ पे का जो भी वो होता है ना, आउटपुट, नॉट आउटपुट एग्जैक्टली, जो भी उस पे लगता है, ठीक है, उसको अगर आप कंज्यूम करोगे ना तो उससे आपको नशा हो जाता है। तो उसमें कुछ अल्कोहलिक कंटेंट होता है, तो वो कुछ नेचुरली ही वो नशा करने के लिए लोग बाग जो है वो यूज करते हैं। तो ऐसी भी कोई इनकम है, तो ये केरला में भी होता है, कोकोनट ट्रीज पे भी मिलता है आपको, पाम ट्रीज पे भी मिलता है ये आपको टोडी। ओके, तो ये एक अल्कोहलिक ब्रेवरेज है। तो अगर ऐसे कोई इनकम फ्रॉम टोडी भी आपका एग्रीकल्चरल इनकम होगा जब जिसने वो पेड़ लगाया है, मतलब आप खुद पेड़ लगाओ और वहां से आप ये टोडी राइप कर रहे हो, देन आपकी वो इनकम होगी। पर नेचुरली ही कोई खजूर का पेड़ आपके घर के पास लगा हुआ है, उस पर चढ़ के आप ये सब उतार रहे हो, देन वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगी। देन लीज इनकम derived from derived by a lesser from lease of a coconut garden to a lease who pays rent and takes the coconuts from the trees during the term। तो यहाँ पे क्या है कि वो जो जिसको आपने रेंट आउट किया था उसने क्या किया, उसने खुद पेड़ लगाए जाके आपके फार्म के अंदर, और फिर उन्होंने क्या किया, पेड़ उगाए और वो, सॉरी, पौधा लगाया, उसके बाद पेड़ उगाया और उसके बाद उसको बेचा। तो ऐसा कोई काम है
जहाँ से आपको आपने रेंट पे दिया था अपना लैंड, तो उसमें जो आपको पैसे दिए होंगे, आपकी वो इनकम है, तो ऐसी इनकम भी एग्रीकल्चरल इनकम ही होगी। उसके बाद इफ द ग्रास इज ग्रोन बाय ह्यूमन एफर्ट्स, ये मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था कि अगर कोई पैस्चर लैंड है, वहाँ पे नेचुरली ही काफी सारी ग्रास थी, वो आपने काट के अगर मार्केट में बेची, देन इट वोंट बी कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चरल इनकम। पर अगर आप खुद घास उगा रहे हो, उसके बाद उसको कुछ भी प्रोसेसिंग वगैरह करके उसको बेच कर फिर आपको पैसा मिल रहा है, देन इट इज एन एग्रीकल्चरल इनकम। कोई ग्रोइंग फ्लावर है या फिर क्रीपर्स वगैरह से आपको, जैसे लोगों की नर्सरी होती है, लोग बहुत ही लार्ज स्केल पे फ्लावर्स ग्रो करते हैं। क्यों ग्रो करते हैं? जैसे कोई परफ्यूम इंडस्ट्री होगी या फिर किसी का बिजनेस है, इवेंट मैनेजमेंट वगैरह का, या कुछ भी, तो अपने फ्लावर्स ग्रो कर रहे हैं या क्रीपर्स ग्रो कर रहे हैं, तो ये भी एग्रीकल्चरल इनकम ही होगी। देन आपने क्या किया, आपके पास बहुत बड़ा लैंड था, ठीक है, उस पे आपने खुद ने घास उगाई थी, ठीक है, उसके बाद आपने वो क्या किया, किसी को रेंट आउट कर दिया कि जा भैया तू अपनी गाय भैंस जो भी है वो ला, और यहाँ पे उनको चारा जो भी है खिला सकते हो, तो वो भी आपकी एग्रीकल्चरल इनकम ही होगी। उसके बाद कॉम्पनसेशन आपने रिसीव किया है इंश्योरेंस कंपनी से, आपकी क्रॉप्स डैमेज हो गई थी या फिर जल गई थी या कुछ भी हो गया था, और आपको जो इंश्योरेंस कंपनी थी उसने कॉम्पनसेशन पे किया। क्यों पे किया? क्योंकि आपकी जो क्रॉप्स थी वो डैमेज हो गई थी, तो इन दिस केस वो जो आपको कॉम्पनसेशन रिसीव हुआ है वो भी एक एग्रीकल्चरल इनकम ही है। नाउ सीड्स, मैंने अभी ये भी आपको पीछे बताया कि सीड्स भी क्या है, वो भी एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। तो ऐसी इनकम जो कि सीड्स को प्रोड्यूस करके या सीड्स को उसके बाद उनको सेल करके आ रही है, तो वो भी क्या हो जाएगी आपके पास, एग्रीकल्चरल इनकम। तो ये लास्ट वाला पॉइंट पढ़ देती हूँ, थोड़ा सा क्लियर नहीं है यहाँ पर। Seeds are clearly a product of agriculture, and the income derived from the sale of seeds derived on account of cultivation, ठीक है, by the assessee। तो assessee मतलब जो कि इनकम टैक्स पे करने वाला है, तो कल्टीवेशन उस assessee ने किया था, तो then it is an agricultural income। ओके, नाउ ये सारा था एग्रीकल्चरल इनकम। अब हम पढ़ेंगे कि ये तो एग्रीकल्चरल इनकम था, तो एग्रीकल्चरल इनकम अब क्या नहीं है, वो भी जानना इज इम्पोर्टेंट। तो अब देखते हैं हम कि एग्रीकल्चरल इनकम क्या नहीं है। तो सबसे पहला, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज, वाइल्ड ग्रास फ्रूट्स। मतलब ये क्या है, जो कि अपने आप ग्रो हुआ था, आपने कुछ भी नहीं किया, भगवान की दया से सब कुछ हो गया। उसके बाद जो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, सॉल्ट कैसे प्रोड्यूस होता है आपके पास, अगर वो सॉल्ट आप खुद जा रहे हो, जाके ओशन में से पानी आप निकाल रहे हो, उसके बाद अपने घर पे लाके उसको बॉईल कर रहे हो, और उसके बाद आपका सॉल्ट आ रहा है, देन वो एग्रीकल्चर होगा। पर ये वाला वो नहीं है, ये वाला कौन सा है कि सॉल्ट नेचुरली ही वहां पे वो जो सॉल्ट था वो एवापोरेट हो गया, और उसके बाद वहां पे सॉल्ट जो था वो आ गया। तो ये जो चीज हो रही है ये नेचुरली हो रही है। उसके बाद स्टोन क्वेरीज, वो भी नहीं होगा। क्वेरी के अधिक टाइप से की खुदाई होती है, उसमें से आप मिनरल्स वगैरह एक्सट्रैक्ट करते हो। उसके बाद ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, ये भी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। डेयरी फार्मिंग, बटर, चीज मेकिंग, ये भी एग्रीकल्चर फार्मिंग नहीं है। और पोल्ट्री फार्मिंग, ये भी नहीं है। इनकम फ्रॉम फिशरीज, ये भी नहीं है। अब अगर आप पोटैटोज को प्रिजर्व कर रहे हो, मतलब आपका कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस है, ठीक है, मतलब सारा काम हो चुका है, आप सिर्फ अपने जो जो भी आपकी जगह है वहाँ पे प्रिजर्व करके रख रहे हो पोटैटोज को ताकि वो खराब ना हो, तो वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगी। लोगों का बहुत बड़ा बड़ा ऐसे होता है कोल्ड स्टोरेज, जहाँ पे कि लोग रखते हैं ये सारे जो भी आपके फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, और खूब पैसा कमाते हैं, तो वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगी। उसके बाद ब्रिक मेकिंग नहीं है। सप्लाइंग सरप्लस वाटर टू अदर एग्रीकल्चरलिस्ट, तो अगर आप वाटर प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब इरिगेशन प्रोवाइड कर रहे हो किसी को, स्पेशली फार्मर्स को, तो वो आपकी और उनसे पैसा ले रहे हो, तो दैट वोंट बी कंसिडर्ड एज एन एग्रीकल्चरल इनकम। ओके, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन एरियर्स ऑफ लैंड इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, तो आपका रेंट था बकाया पहला, और उससे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, किसी ने आपको रेंट पे नहीं किया था, तो अब वो इंटरेस्ट आपको पे कर रहा है।
तो वो जो रेंट आ रहा था वो तो आपका एग्रीकल्चरल इनकम है, पर जो ये इंटरेस्ट आ रहा है वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगा। देन आपने प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स या फिर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस परचेज्ड बाय द एसएससी। अब यहाँ पर ये क्या चीज़ है, मान लो आपने क्या किया, आपने किसी से सपोज काफी बार क्या होता है, जैसे जिन लोगों के जो लोग का कोई घर है या कोई रिलेटिव गांव वगैरह में रहता है, तो वो क्या करते हैं, अगर जैसे किसी का पोटैटोस का फील्ड है पूरा, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो अपने गांव जब भी जाएंगे, वो वहां से काफी सारे जो पोटैटोस हैं वो खरीद के यहाँ पे लेके आ जाएंगे। ठीक है, सिटी में किसी में या टाउन में वो खरीद के ले आएंगे। उसके बाद वो यहाँ पर आकर उसको बेचेंगे। ओके, तो इन दिस केस वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगी। जिस बंदे ने लगाया था अगर वो खुद उसको बेच रहा है, देन इट इज एग्रीकल्चरल इनकम। पर आप पहले जा रहे हो वहां से खरीद के ला रहे हो, बेशक आप फील्ड से ही खरीद के लाए हो, पर आपने नहीं लगाया ना, किसी और की मेहनत थी, तो वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगी। देन इनकम डिराइव्ड फ्रॉम लेटिंग आउट लैंड या गोडाउन फॉर स्टोरिंग क्रॉप्स, ये भी नहीं होगा एग्रीकल्चरल इनकम। और रॉयल्टी इनकम ऑफ माइंस, वो भी नहीं होगा। ओके, तो ये सारी जो थी हमारे पास, ये हमारी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, ये मतलब कि एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। पर ऐसी चीजें जैसे ये वाली चीजें या फिर ये वाली चीजें या फिर ये वाली चीजें, इनमें हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या ये एग्रीकल्चरल इनकम हो सकती है। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, now now moving on to, हाँ, दिस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट। ये क्या है आपके पास, पार्शियली बिजनेस एंड पार्शियली एग्रीकल्चरल इनकम। तो काफी बार क्या होता है, जैसे कुछ इनकम जो होती है, आपका उस चीज का बिजनेस भी होता है और आप ग्रो भी कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं, जैसे कुछ कंपनीज तो क्या करते हैं, जैसे किसी की शुगर मिल है तो वो क्या करेगी कि फार्मर्स से जो उस एरिया में जितने भी फार्मर्स रहते हैं उनसे क्या कहेगी कि भाई तुम शुगर केन ग्रो करो, हम तुमसे परचेज कर लेंगे। एक ये सिचुएशन हो सकती है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि वो इंस्टेड दूसरे इंसान से कहेगी भाई तुम लाके हमें दो, वो अपना एक लैंड परचेज करेगा और वो खुद ही वहां पर जो शुगर केन है वो ग्रो करने लग जाएगा। खुद ग्रो कर रहा है, खुद कल्टीवेट कर रहा है कंपनी, एंड उसके बाद उसको प्रोसेसिंग भी खुद ही कर रहा है और उसके बाद शुगर बना रहा है और उसको मार्केट में बेच रहा है। इन दिस केस जो आपकी इनकम है, अब ये बिजनेस भी है आपका, क्योंकि आप उसको सेल कर रहे हो, ये शुगर पूरा बनाना एंड पूरा जो प्रोसेस है वो आपका बिजनेस भी है। एंड क्योंकि आपने शुगर केन ग्रो किया है तो वो आपका एग्रीकल्चर इनकम भी है। तो अब इसको किस हेड के अंदर ले, पार्शियल इनकम माने, मतलब बिजनेस इनकम माने, या फिर एग्रीकल्चरल इनकम माने। तो हम क्या करते हैं, कन्वीनियंस के लिए कुछ तीन क्रॉप्स हैं जहां पर स्पेशली ये वाली जो चीज है वो होती है। आपको कुछ रूल्स दिए गए हैं, रूल्स, रिमेम्बर दीज रूल्स, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने आपको दे भी रखा है, 7A, 7B एंड 8। तो ये सिर्फ तीन ही रूल्स हैं, ज्यादा रूल्स नहीं है, ये आपको दिमाग में बिठा लेना बात, ठीक है, क्रैम्प कर लेना इसको अच्छे से। तो इसमें क्या करते हैं, हम थोड़ी सी इनकम को तो हम बिजनेस इनकम मानते हैं, थोड़ी सी इनकम को हम एग्रीकल्चरल इनकम मानते हैं। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे, जैसे जो क्रॉप है, तो क्रॉप यहाँ पे रबर है, तो रूल 7A जो है आपका इनकम टैक्स का, वो आपको क्या बताता है कि अगर रबर आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है, तो ग्रो कर रहे हो उसको मैन्युफैक्चरिंग की, मतलब जो भी रबर डायरेक्ट अपने ग्रो करते हो, तो लेटेक्स आता है, लेटेक्स से रबर बनता है, ठीक है। आपने पेड़ उगाया, उसके बाद लेटेक्स निकाला, उससे आप रबर बनेगा। आपने पेड़ उगाया, फिर आपने रबर मैन्युफैक्चर किया, फिर आपने उसको सेल आउट कर दिया। अगर आप ये तीनों प्रोसेसेस कर रहे हो, इन दैट केस, इस जो पूरे प्रोसेस में से आपको इनकम आई होगी, उसको 65% को आप मानोगे एग्रीकल्चर इनकम एंड 35% को आप मानोगे बिजनेस इनकम, ठीक है। तो यहाँ का रेशियो क्या हो जाएगा आपके पास, 65-35, 65 एग्रीकल्चर इनकम, 35 बिजनेस इनकम। देन यू हैव कॉफी। नाउ कॉफी जो है आपका वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है।
ओके, क्योंकि कॉफी का जो बनने का प्रोसेस है ना वो बहुत लेंदी प्रोसेस भी होता है और काफी सारे पार्ट्स भी होते हैं उस प्रोसेस के अंदर। तो यहाँ पे दो सिचुएशंस दे रखी हैं आपको, अगर आप कॉफी ग्रो कर रहे हो एंड उसको क्योर कर रहे हो, देन 75% एग्रीकल्चर इनकम है एंड 25% बिजनेस इनकम है। अगर आपने ब्रू की एक एड देखी होगी तब आपने उसमें नोटिस किया होगा, जो कॉफी का जो फ्रूट आता है वो, जैसे हमारे यहाँ पे तो वो ब्राउन कलर की कॉफी आती है, वो भी पाउडर में आती है, पर जो नेचुरल इसका फ्रूट होता है ना वो रेड कलर का समथिंग होता है। तो जो कॉफी आप ग्रो फार्म्स में करते हो या फिर प्लांटेशंस में करते हो वो डायरेक्ट आप कंज्यूम नहीं कर सकते हो, काफी उसको प्रोसेस करना पड़ता है। तो अगर आप उस प्रोसेस में से खाली दो पार्ट करो, आपने ग्रो किया, ठीक है, और उसको आपने क्योर कर दिया, मतलब कि जो फ्रूट था उसमें से जो कॉफी का सीड था वो आपने हटा दिया, इन दैट केस 75% इज योर एग्रीकल्चरल इनकम एंड 25% इज योर बिजनेस इनकम। बट आपने सिर्फ इतना काम नहीं किया, अगर आपने उसको ग्रो भी किया है, क्योरिंग भी की है, फिर जो आपने बीज निकाल के दिए थे अब आपने उसको रोस्ट भी किया है और उसके बाद उसका पाउडर भी बना के दिया है, इन दैट केस 60% आपका एग्रीकल्चर इनकम होगा एंड 40% आपका बिजनेस इनकम होगा। फाइन, समझ में आया? ये जो रूल्स है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही इतना सारा इन्होंने सिलेबस ऐड किया, तो आई डोंट थिंक सो कि ये वाला पार्ट, सॉरी, ये जो आपको रेट्स दे रखे हैं ये इतने इम्पोर्टेंट हैं, बट रूल्स इम्पोर्टेंट है तो वो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो इसको ऐसे 7A रबर, 7B कॉफी, 8 टी, ठीक है, 8 टी होता है ना, 8080, उससे याद रख लेना 8 टी, ठीक है। और कॉफी को कैसे याद करोगे, सी फॉर कॉफी होता है, कॉफी से पहले सी से पहले बी आता है तो 7 भी कॉफी के लिए हो जाएगा। ऐसे अपना कुछ भी बना लेना और याद कर लेना। आफ्टर दैट वी हैव नंबर 8, रूल 8, जो कि टी से रिलेटेड है, तो ये भी 60-40 है। ग्रो और मैन्युफैक्चर किया तो आपको 60 हो जाएगा एग्रीकल्चर इनकम, 70 हो जाएगा बिजनेस इनकम। ओके, यस। और भी कुछ बिजनेसेस हैं, तो कंपोजिट बिजनेसेस, तो मतलब ये कंपोजिट बिजनेस क्या है, जो दोनों काम कर रहे थे, मतलब प्रोसेसिंग वगैरह भी कर रहे हैं और ग्रो भी कर रहे हैं। तो ऐसे बिजनेसेस जहाँ पर ग्रो भी हो रहा है आपका और प्रोसेसिंग भी हो रहा है, ये सिर्फ आप एक बार सुन लो, बहुत होगा। तो इन दैट केस बिजनेस इनकम जब आप करोगे कैलकुलेट, तो आपने जो सेल वैल्यू थी फाइनल प्रोडक्ट की, वो, मान लो आपने जितनी भी इनकम की थी, आपने 1 लाख रुपए के, जो आपको सपोज कॉफी मान लो कि 1 लाख रुपीज की आपने जो कॉफी थी वो सेल कर दी, ठीक है। उसके बाद जो मार्केट वैल्यू थी उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, मान लो वो 50,000 थी, ठीक है, वो आप लेस कर देना। एंड कुछ भी अदर एक्सपेंसेस, मतलब आपने खर्चा भी किया होगा काफी, वो भी इसमें इंक्लूड कर लेना, मान लो 5,000 रुपए लिए थे, ऐसे करके। तो इन दोनों को आप माइनस कर दोगे और उसके बाद जो भी इनकम आएगी वो आपकी टैक्सेबल इनकम होगी, ठीक है। ये दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, सीरियस मत लेना। आफ्टर दैट यू हैव एग्रीकल्चरल इनकम, तो मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस माइनस कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग एग्री प्रोड्यूस। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, बस हमें पता होना चाहिए। देन पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम विथ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। तो आपको क्या करना है, सी, अब आपको दो तरीके दे रखे हैं, मैंने पहले बोला था ना कि ब्लैंकेट एग्जम्पशन नहीं है, ब्लैंकेट एग्जम्पशन नहीं है, तो ब्लैंकेट एग्जम्पशन अगर वो नहीं है तो किस तरीके से इनकम चार्जेबल है। तो कैसे चार्जेबल है, सबसे पहले तो इंडिविजुअल्स भी एग्रीकल्चर इनकम में आते हैं, HUFT आती है और AOP भी आता है और BOI भी आता है। तो अगर एग्रीकल्चरल इनकम आपकी 5,000 रुपीज, ये अच्छे से सुन लो, 5,000 रुपीज पर एनम से ज्यादा है तो आपको पे करना पड़ेगा टैक्स। या फिर जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, सी हर एक, जो जैसे सैलरी है आपका, ठीक है, तो हर एक जो हेड होता है आपका उसकी अपनी अपनी कुछ एग्जाम्पशन लिमिट होती है, ठीक है। जैसे कोई सैलरीड पर्सन है
तो अगर वो 2.5 लाख का आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है, अगर 60 से 80 साल का है इंसान तो 3 लाख का मिल जाता है, ऐसे करके कुछ आपको बेसिक एग्जेम्पशन मिलती है। तो अगर आपकी जो इनकम है नॉन एग्रीकल्चरल इनकम वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को एक्सीड करता है, इन दैट केस आपको टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। तो एग्रीकल्चरल इनकम कब तक जबकि ये जो 5,000 है आपका इससे नीचे है तब तक खुश रहो, इससे ऊपर है तो टैक्स दे दो। ऐसे ही नॉन एग्रीकल्चरल इनकम अगर आपकी बेसिक जो एग्जेम्पशन लिमिट है, ठीक है, उतनी है, ठीक है, उससे ज्यादा हो गई देन दुखी हो जाओ और टैक्स पे करो। यस, ओके। तो यहाँ पे ये ऊपर वाला ही पार्ट बता रखा है, ये बुक का ही पार्ट है। इफ द एसएससी इज एंगेज्ड इन अ बिजनेस, ओके ओके सॉरी। नाउ अब मैंने आपको पहले भी बोला था कि जितने भी आप क्वेश्चंस करोगे या फिर कुछ भी काम, कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, तो थोड़े बहुत उसके जो एमसीक्यूज हैं या कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो जरूर सॉल्व करना। तो यहाँ पर अब हम वही करने वाले हैं, तो ये बुक के ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो इफ द एसएससी is engaged in the business of growing and manufacturing tea in India, the agricultural income in this case will shall be कौन सा है 40% of the income from such business, 60% of the income from such business, या फिर market value of the agricultural produce minus the expenses of cultivation on such produce। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन, कमेंट करना अपना सही आंसर, ठीक है। उसके बाद if the assessee uses its own agricultural produce, okay, now we have the next question here. If the assessee uses its own agricultural produce for the purpose of manufacturing certain products other than tea, rubber, coffee, याद है ना टी रबर कॉफी के अलग ही रूल्स थे। The cost of agricultural produce for the purpose of computing business income of manufacturing shall be cost of producing such in agricultural produce, market value of such agricultural produce as on the date of use, या फिर none of these two। आंसर बता दो, मैं बाद में बताऊंगी आंसर। If an assessee uses the agriculture, next question, agricultural produce grown by him for his own consumption, then the market value of such agricultural produce shall be treated as his agricultural income, या फिर the market value of the agricultural produce minus the cost of cultivation shall be treated as agricultural income, या फिर nothing shall be treated as his agricultural income। ध्यान से पढ़ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत इजी है, अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो फिर इजी है ही नहीं। द पार्शियल इंटीग्रेशन of agricultural income with non-agricultural income is done in the case of, sorry, okay, all assessing, any assessee other than who is liable to be taxed at flat rate of income tax, या फिर इंडिविजुअल, यहाँ पे ना कॉमा भी होगा, ठीक है, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अगर भूल गए हो तो ऊपर करके दिखा देती हूँ, यहाँ पर ये वाले की बात कर रहे हैं। तो इनटेक इन केस ऑफ इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, तो मतलब कोई कंपनी है, फॉर्म है, उस केस में ये वाला चीज जो है वो नहीं होने वाली थी आपकी। ऑलराइट, सो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएंगे, तो आई होप कि आपने अपने आंसर्स लिख लिए हों। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, मतलब जो पीछे क्वेश्चन था यहाँ पर ये वाला, इसका आंसर है बी। ओके, कैसे आंसर बी है, आपका जो बिजनेस वो क्या है, ग्रोइंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया। तो एग्रीकल्चरल इनकम क्या होगी उसमें से, तो एग्रीकल्चरल इनकम क्या होगी उसमें, देख लो एग्रीकल्चरल इनकम, जब आप टी ग्रो करोगे, टी ग्रो किया आपने, तो एग्रीकल्चरल इनकम उसमें 60% होगी, ठीक है।
तो उन्होंने क्वेश्चन में एग्रीकल्चरल इनकम पूछा था, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी 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 60% ऑफ द इनकम फ्रॉम सच बिजनेस। आफ्टर दैट जो हमारा क्वेश्चन था वो ये था कि टी रबर कॉफी के अलावा से, ये वाला मैंने वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है, पर अगर आप टी रबर या कुछ उसके अलावा कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हो और उसको बेचते हो, तो जो एग्रीकल्चरल जो कॉस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू ऑफ सच एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एज ऑन द डेट ऑफ यूज। जब भी आप उसको यूज कर रहे हो तो उस टाइम पीरियड पे उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो क्या है। तो यहाँ पे भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नाउ यहाँ पे जो हिंट थी ना वो ये थी, बाय हिम फॉर हिज ओन कंजम्पशन। ओन कंजप्शन, देखने के लिए यूज नहीं कर रहा है, अपने अपने पर्सनल यूज के लिए आप यूज कर रहे हो, तो आप अपने आप को थोड़ी ना पैसे दोगे कि भाई मैंने अपने गेहूं थे मैंने वो खा लिया, अब लो अपने आप को ही पैसे दे दिए कि गेहूं। आपने अपने कंजम्पशन के लिए यूज किया, तो कोई एग्रीकल्चर इनकम है ही नहीं यहाँ पे। एग्रीकल्चर इनकम तो तब होगी ना जब इनकम आई होगी, आप अपने आप को थोड़ी ना पैसे दोगे। और लास्ट वाला तो मैंने अभी बताया, आपको ऊपर भी दिखाया, पार्टिशन पार्शियल इंटीग्रेशन कब होता है, इंडिविजुअल के केस में एच यू एफ ए पी यू आई, या फिर कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। सो दिस finishes a very important topic from the point of view of your examination, ठीक है। और इसके बाद we will be discussing the deductions under section 80C to section 80U, वो बहुत 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 important है, तो don't miss out that video। और हम HRM का भी कुछ पार्ट जो है वो करने वाले हैं डिस्कस। Till then, stay safe, stay healthy